अगला टॉपिक आता है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। ये यूनिट 1 है न्यूक्लियस फिजिक्स की, यूनिट 1 की टॉपिक है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा, इस यहाँ से समझ सकते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक का कुल द्रव्यमान का अंतर जो होता है वो होता है द्रव्यमान क्षति। तो वही परिभाषा लिखना है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान व नाभिक में उपस्थित कुल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब इसे डेल एम से दर्शाते हैं इस क्षति को। तो देखिए कैसे होगा द्रव्यमान, डेल एम लिखेंगे। अब ये हो गया न्यूटन, न्यूटन का द्रव्यमान होगा, ठीक है। और न्यूटन का द्रव्यमान एन एम और प्लस एन पी और एम पी का द्रव्यमान, मतलब न्यूटन का द्रव्यमान और कुल न्यूटन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये टोटल द्रव्यमान। न्यूटन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में से कुल द्रव्यमान को घटा देंगे तो ये अपना द्रव्यमान निकल आएगा। तो हो गया एन, मतलब एन एन का मतलब हो जाता है न्यूटन का द्रव्यमान और एन पी का मतलब हो जाता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्योंकि न्यूक्लियन में मतलब नाभिक में न्यूक्लियन मतलब होता है, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का होना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान को घटा देंगे। तो इस प्रकार से व्यंजक लिख देंगे अपना। वैसे 5 नंबर में आएगा नहीं, आएगा द्रव्यमान क्षति क्या होती है परिभाषा, इसके अलावा आएगी बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो ये कुछ टॉपिक है जो 5-5 नंबर पे आ सकते हो, सलार हैं, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो सलार है, बन जाएगा बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को, जो न्यूक्लियन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको आपस में बांधे रखने वाली ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उनको आपस में बांधे रखने वाली ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को डेल एम से दर्शाते हैं यदि केजी में मापते हैं बंधन ऊर्जा को, ठीक है। और अगर बंधन ऊर्जा को ई बराबर एम सी स्क्वायर द्वारा ज्ञात करते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो डेल एम को ई एम यू में मापा जाता है। ये अपने को याद में रखना है। और बंधन ऊर्जा का मतलब अगर देखेंगे, सूत्र देखेंगे, तो डेल एम मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे 931 ई में एम भी होता है, ठीक है, मेगा वोल्ट। तो ये होती है बंधन ऊर्जा का सूत्र, इतना लिख देंगे। अब अपने को पूछा जा सकता है, वैसे ये है नहीं लेकिन ये आ जाता है प्रति प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बहुत बार ये पूछा जाएगा। तो क्या होता है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसे नाभिक में जितने भी न्यूक्लियन उपस्थित हैं 10-20, उसमें से एक को ऐसे बाहर निकाल लिया तो उसे निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च हुई उसी को कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब टॉपिक है अपना, एक टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व किस प्रकार से है उसको समझना है अपने को। तो इसमें क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कुछ नहीं होता, एक ये लाइन बनानी है अपने को, ये कैसे ले जाना है, ठीक है, एक ये ऊपर की तरफ ले जाना है, ये बाइंडिंग एनर्जी वाली रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी वाली। यहाँ पे 20 लेना है, ठीक है। पहले 0 पे ये जो होता है ये थोड़ा बढ़ती है, इसके बाद 20 40 लेना है, 80 लेना है, 120 लेना है, 40 80 120। ये ए जो है, ए पर ये पहले यहाँ पे 2 बार मतलब ऐसे इसका कर्व बनता है। आपको इसको गूगल में एक बार सर्च करके देखना पड़ेगा, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे बढ़ती है। इस प्रकार से ऐसे इसको ऊपर नीचे होना है, फिर 80 120 और 160। यहाँ पे थोड़ा एक, यहाँ पे 156 मतलब जब 56 रहेगा तब ये थोड़ा झुकेगी। फिर इसके बाद जब 160 के मतलब 162 पास पहुँच जाती है तो ये थोड़ा झुक जाती है। ये होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ क्या कि ये मेरा बनाया हुआ हाथ का कर्व है। आप इसको जब देखेंगे मतलब इमेज में, तो वैसे आपको बनाया आना है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व किस प्रकार से बनता है। तो देख सकते हैं अपन लोग, जब इसमें तो आप इसका बाइंडिंग एनर्जी जब कर्व बनाएंगे तो ये हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी होता है मास नंबर, मास नंबर, और मास नंबर के मास नंबर में मास डिफेक्ट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये कर्व काम करता है। तो ये जो कर्व होता है यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से ये अपने को ये 3 बनाने पड़ते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो 56 होता है लोहे वाला, यहाँ से एनर्जी बनती है और ये 238 यूरेनियम में यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कर्व है अपने को बनाना पड़ेगा। आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाओ, तो इस प्रकार से अपने को बना देना है। हालांकि मुझे ये पेपरों में आया है, देखा है कुछ एमएससी के, इसलिए मैंने भी इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये कर्व वाला जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है हीलियम में, और हीलियम का और ये बेरिलियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का और नियान का, इनमें क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, 8.7 के करीबन होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो बाइंडिंग, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तो स्थिर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर स्थिर हैं आप देखेंगे, लेकिन जब ये 56 ये आता है, 56 नंबर में आता है ये लोहा, Fe जिसे बोलते हैं आयरन, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्थिर हो जाता है। तो ये अपने को लिखना पड़ेगा, कर्व जैसे बनाया तो इसमें ये लिखना पड़ेगा 56 में 8.8 मेगा वोल्ट पर ये एनर्जी हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पहुंच जाती है। इसलिए जो आयरन का नाभिक होता है ना अंदरूप, बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाता है, लिखा गया आयरन का नाभिक बहुत ही स्थिर हो जाता है। फिर इसके बाद जो इनकी जो संख्या है 40 से 120 तक इसमें बढ़ती जाती है, मतलब न्यूक्लियॉन की संख्या, बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। तो स्थिर जो होता है वो रेडियोधर्मी 6 की तुलना में कम होता जाता है। और जो लास्ट में आता है ये क्या बोलते हैं यूरेनियम 238, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये कम स्थिर होते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा लिखना पड़ेगा हिंदी में अपने को जब आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में लिखने के लिए। अगला जो टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक की स्थिरता क्या होती है, कैसे होती है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है नाभिक की स्थिरता। तो जो परमाणु की स्थिरता होती है वो डिपेंड करती है बंधन ऊर्जा के ऊपर, बंधन ऊर्जा के ऊपर स्टेबिलिटी जो होती है तो उस पर निर्भर करती है। तो जो जिनकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी तो उसमें जो उसके जो स्टेबिलिटी होगी अधिक होगी, नाभिक की स्टेबिलिटी स्थिरता अधिक होगी। तो वही लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसी समस्थानिक की स्थिरता नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात पर निर्भर करती है, जितना उनका अनुपात है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, अब जो 20 से कम वाले परमाणु संख्या वाले होते हैं, ये अपने को लिखना पड़ेगा, कम होते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 1:1 होता है। तो ये अधिक स्थिर होते हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इनकी अधिक होती है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो अधिक स्थिर होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे लिखना है, तो परमाणु संख्या बढ़ने पर न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर स्थिर नाभिकों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अनुपात 1 से ज़्यादा होता है। केवल जो जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो होता है कम होता है, लेकिन वो स्थिर होते हैं। ये अपने को थोड़ा ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो 80 तत्व के समस्थानिक है वो स्थिर होते हैं 80 तक। फिर 80 में जो बढ़ता है, अपन ने देखा भी है 56 में सबसे ज़्यादा स्थिर हो जाता है आयरन, लेकिन फिर उसके बाद घटती जाती है बाइंडिंग एनर्जी। और 82 के बाद परमाणु संख्या में वाले तत्व जो होते हैं स्थिर अस्थिर होते जाते हैं, क्योंकि वो रेडियोधर्मी होते हैं और उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है कुछ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने को लिखना पड़ेगा परमाणु की स्थिरता, परमाणु में नाभिक की स्थिरता पर जब आएगा तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। कुछ जो इसका कर्व बनता है स्टेबिलिटी ऑफ इसकी, तो वो कर्व आपको देख सकते हैं, मैं लेकर आया हूँ, कर्व भी लेकर आया हूँ कि कैसे बनता है कर्व। ये कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है इसका, ये स्टेबिलिटी और फिर ये इसका कर्व होता है जो कि इसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, न्यूट्रॉन यहाँ प्रोटॉन, और ये ऐसे कुछ इस प्रकार से बनेगा कर्व, आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तार अलग वीडियो में जिसमें आप अल्फ़ा बीटा के बारे में देखेंगे, और फिर इस एक यूनिट को ख़त्म करेंगे रेडियोधर्मिता क्षय के द्वारा और रेडियोधर्मी के प्रयोग के द्वारा।